हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय एसके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के मॉडल प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जीके, जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया जाता है। यह आर्टिकल 71 के क में लिखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो हम ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला है राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति, यह गलत हो जाएगा क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो हमारा आंसर मिल चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1951 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया कब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35वें संशोधन के अंतर्गत। भारतीय संविधान के 35वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को एक संयुक्त राज्य बनाया गया, जो कि वास्तव में 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत, कब 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य बना। भारत का 22वां राज्य बना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31। स्वीकृति क्षमता कितनी है, तो 31 है, जिसमें से 30 न्यायाधीश होते हैं जबकि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। भारतीय रुपये की जो विनिमय दर निर्धारित की जाती है वो कुछ ही मुद्राओं के संबंध में की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निवेश बैंक का। जीवन बीमा निगम जो है वो एक निवेश बैंक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कौन प्रमुख वित्तीय संस्था बन गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार राज्य वित्त निगम जो है वो बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि में। कृषि में जो बेरोजगारी होती है वो प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी होती है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता। लेकिन भारत में अधिकांश व्यक्ति बेरोजगार कहाँ पे है? तो कृषि क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी की। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है वो लकड़ी की बनी हुई थी। इसके जानकारी का जो स्रोत है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इनकी पुस्तक इंडिका में वर्णित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर। हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। हुएनसांग के समय भारत में सूती वस्त्रों के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वाराणसी। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जफर खां। जफर खां जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से एक थे, जिनकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न बोलता है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देवरा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1532 में, जबकि देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1532 में। और चौसा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1539 में। उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगलों का स्वर्णकाल कहा था? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहे थे वो थे एस आर शर्मा ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहे थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। द्वैध शासन समाप्त करने वाले गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह शुजा से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ऐसे मराठा सरदार थे जिन्होंने सबसे पहले लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खां ने ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में किए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर, कवि वान भट्ट निवासी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थानेश्वर के। कवि वान भट्ट थानेश्वर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था और एवं कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, इन दोनों को जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत पे दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और अपना नाम शेर खां से शेरशाह सूरी रखे थे और उसी के एक साल बाद 1541 में पटना को प्रांतीय राजधानी बना दिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 365.25 दिन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडीज। एंडीज जो है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा द्वारा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा भारत की नदियां हैं, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदियां द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भार ह्रास मूलक। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित होते हैं वे क्या होते हैं? समय के साथ अपना भार का ह्रास कर देते हैं, यानी कि उनका भार घटने लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार ह्रास मूलक। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है हमारा, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेलियोजोइक महाकल्प में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण पेलियोजोइक महाकाल में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा जीके का पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं जीएस पे। यहाँ से 56 नंबर से हमारा जीएस का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 56 है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 से 50 किलोमीटर की। जो ओजोन परत है जो हमें सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, वह जो है वो पृथ्वी की सतह से 40 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, ठंड के दिनों में जब लोहे के टुकड़े को एवं लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें, तो यहाँ पे आइसोटॉप की बात हो रही है। आइसोटॉप कहने का अर्थ समस्थानिक। समस्थानिक होता है कि समस्थानिक में परमाणु संख्या समान जबकि परमाणु द्रव्यमान संख्या असमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या समान जबकि परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर, मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलेथीन। मच्छर भगाने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं उसमें एलेथीन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितने भाग में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2/3 भाग। पृथ्वी के पूरे सतह का 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा 61 नंबर, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर इशारा करते हैं वे हैं। तो वैसे तारे जो ध्रुव तारा की ओर इशारा करते हैं उन्हें सप्तऋषि कहा जाता है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 62 नंबर, भारी जल वह जल होता है। तो भारी जल होता क्या है। तो भारी जल हम लोग D2O को भारी जल कहते हैं जबकि जल को हम लोग H2O कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है। तो भारी जल में हाइड्रोजन का स्थान हाइड्रोजन के समस्थानिक ले लेता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स ले लेता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु के नाभिक में यह हमारा नाभिक हो गया, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जबकि इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 64 नंबर, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, यानी 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो उस समय जो हड्डियां होती है वो लगभग 206 के आसपास होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 65 नंबर, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्स। HIV द्वारा जो रोग होता है वो एड्स होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 66 नंबर, जो कि एक न्यूमेरिकल है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो इसको बनाना पड़ेगा। तो खर्च बराबर फॉर्मूला होता है, बिजली के खर्च बराबर जितने वाट का हम लोग उपकरण यूज कर रहे हैं वो वाट लिखेंगे और उस वाट में हम लोग जितने घंटे हम यूज करते हैं, जितने महीने यूज करते हैं वो लिखेंगे। तो हमारा कितना है 10 घंटे यूज किया और उन सभी को 1000 से भाग कर देंगे। तो ऊपर 3 जीरो नीचे 3 जीरो कट गया, बचा 1, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 इकाई। यानी कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि हम लोग 10 घंटे जलाते हैं तो हमें 1 यूनिट का खर्च बनता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 67 नंबर, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। तो यह भी हमारा एक न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है और डायोप्टर दिए, यानी कि तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर जो होता है
लेंस की क्षमता यानी P बराबर होता है 100/f यानी फोकस दूरी। तो हमें क्षमता दिया गया है 2, उसके बाद 100/f क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f बराबर हमारा हो जाएगा 100/2, जो कि हमारा कितना आ जाएगा कट करके 50, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है 69 नंबर, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, यानी राइट आंसर 4 डिग्री सी, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा 70 नंबर, भूपर पट्टी यानी भूपपरी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। हमारी धरती की भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि जब बात हो वायुमंडल की तो वायुमंडल में हमारा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 71 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 × 12H2O, प्रश्न ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसीटिक अम्ल। सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है एसीटिक अम्ल। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 73 नंबर, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है। तो ध्वनि का जो वायु में वेग होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 74 नंबर, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.5 मिनट, जो कि किसके बराबर है? तो 500 सेकेंड के बराबर है। कंप्लीट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 75 नंबर, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन की मात्रा। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें हमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा 76 नंबर, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जो कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग कर देती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 77 नंबर, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। क्यों? तो क्योंकि घरेलू एलपीजी में जो दाब मापक होते हैं वो हमें गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है वो नहीं दिया जाता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 78 नंबर, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो तरंग और कण दोनों के समान होती है। अगला प्रश्न है हमारा 79 नंबर, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 80 नंबर, 70 एवं 100 के बीच कितनी यम्ज यानी अभाज्य जुड़वा संख्या पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73। यम्ज अभाज्य जुड़वा संख्या कौन कौन से बन जाते हैं 100 और 70 के बीच में? तो जो होते हैं वो सबसे पहला होता है 73 और 83, दूसरा हमारा हो जाएगा 79 और 89, तीसरा हो जाएगा
83 और 87 और 97 कंप्लीट। यह तीन 70 और 100 के बीच पाए जाने वाले अभाज्य जुड़वा संख्याएं हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ तक हमारा साइंस का प्रश्न था। इसके बाद हिंदी स्टार्ट होता है। तो हिंदी में हम बता चुके हैं कि 5 प्रश्न गद्यांश से दिए जाते हैं और यह गद्यांश सबसे इजी होता है। आपको बस इन गद्यांश को पढ़ना होता है और इससे रिलेटेड 5 सवाल के जवाब देने होते हैं। तो चलिए हम सिर्फ गद्यांश को पढ़ करके आंसर बता देते हैं। आप गद्यांश को रोक करके पढ़ लीजिएगा। वन महोत्सव का दिन था। नन्ही नन्ही फुहारें रिमझिम बरसा रही थी। आज का दिन कजरारे बादलों के साथ कितनी सुंदर, कितनी मोहक लग रहा था। मेरी आंखें भी आकाश में उड़ने वाले काले बादल पर जमती और कभी सहसा इंद्रधनुष पुल पर। इसी समय रश्मिकांत दौड़ता हुआ आया और बोला, आज डबली बाबू ने हमें ट्रस्ट के बगीचे में बुलाया है। ये हमें चंपा, गुलाब, कनेर, चमेली आदि के बहुत से पौधे देने वाले हैं। उनका लड़का आया है। जाओ। आकाश से आंखें धरती पर आ गई और मैंने कहा, जाओ, ज़रूर जाओ। मैं सोचने लगा, ट्रस्ट के बगीचे के बाबू का नाम डबली अजीब है। मैं उसे देखना चाहूँगा। दूसरे ही क्षण मैंने रश्मिकांत से कहा, और देखो, लौटते वक्त डबली बाबू से कहना कि आपको पिताजी ने बुलाया है, भूलना मत। कुछ समय बाद देखता हूँ, कनेर, गुलाब, रात रानी, चमेली, चंपा और न जाने कौन कौन से पौधे लिए स्वयं डबली बाबू बच्चों के आगे आगे सारसी देगे धरते हुए चले आ रहे हैं। मैंने देखा उन कद ने ऊंचा न टिगना, मजे से मझौले आदमी हैं, न मोटे न पतले, आंखें भी मझोली ही हैं, कंपालों में धसी हुई पीली पीली सी, दांत बिरल है। उनकी कत्थई रंग पान और तंबाकू के अतिरेक की शहादत दे रहा है। धोती बबुआना ढंग की पहने हुए हैं, पर मैल खाने की बादामी रंग की हो गई हैं। पैरों में कोंकणी चप्पलें हैं जो काफ़ी मोटी और मजबूत है, और हाँ, काले धारीदार कुर्ते के ऊपर बटन विहीन खाकी रंग का कोट भी पहने हुए हैं। दाहिनी हाथ में एक छड़ी झुलाते हुए वे चले आ रहे हैं। डबली बाबू के आहत में आने के पहले ही रश्मिकांत दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, यह देखिए, डबली बाबू आ गए। नमस्कार डबली बाबू, आपने बड़ा कष्ट किया, किसी माली को भेज देते। मैंने कहा, नहीं, एक तो आपने बुलाया और दूसरे मैं भी बहुत दिनों से आपसे मिलने वाला था। आपके कॉलेज में प्रोफेसर जी से मेरा बड़ा था। मेरे बगीचे में वे अक्सर आया करते, सैर करते, बड़ा मज़ा आता था। मैंने सुना आप मेरे मकान के पास ही आ गए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसा लगा जैसे जी ही आ गए। डब्लू बाबू बोलते ही गए। डबली बाबू को हमने चाय पिलाई, पान खिलाया। उनके नेत्र कृतज्ञ से आदर की उठे। कहने लगे, बाबूजी, आपका बगीचे में अच्छे तरह लगा दूंगा। फिर उन्होंने आहत का बगीचा से सर्वेक्षण किया। यहाँ आम, यहाँ लीची, यहाँ संतरा, यहाँ जामुन, यहाँ पपीता, कहते गए और हाथ की छड़ी से उनके लगाने के स्थान पर गोलाकार निशान भी बनाते गए। अच्छा, तो मैं जाता हूँ, नर्सरी में लोग पौधे लेने आए होंगे। वन महोत्सव है ना। 4 दिन बाद सवेरे मैंने देखा ट्रस्ट की लौड़ी खड़ी है, फाटक खुलने वाले का आग्रह कर रही है। तो यहाँ पे हमारा गद्यांश खत्म होता है। अब हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 81 है। इस गद्यांश में किस उत्सव का वर्णन है? तो किस उत्सव का? तो वन महोत्सव का।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 82 नंबर। डेंगे धरते हुए मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है धीरे धीरे चलते हुए। अगला प्रश्न है हमारा 83 नंबर। लेखक ने डबली बाबू का सत्कार किस प्रकार किया? तो किस प्रकार किया था? तो पान खिला करके और चाय पिला करके, यानी राइट आंसर डी, चाय पिलाकर एवं पान खिलाकर। अगला प्रश्न है हमारा 84 नंबर। गद्यांश में प्रयुक्त आकाश शब्द का विलोमार्थी शब्द, यानी आकाश का विलोम शब्द बताना, यानी कि उल्टा शब्द। तो आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। अगला प्रश्न है हमारा 85 नंबर। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द इंद्र का समानार्थी शब्द बताइए। तो इंद्र का जो समानार्थी शब्द है वो है देवराज। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 86। सजावट शब्द में सही प्रत्यय है। प्रत्यय जो अंत किसी शब्द के अंत में आकर के उस शब्द का मतलब ही बदल दे, यानी सजावट का प्रत्यय हो जाएगा सजावट, यानी कि आवट। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 87 नंबर। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करें। उपसर्ग कहते हैं जो शुरू में आकर के शब्द का अर्थ बदल दे। तो प्रत्यक्ष में जो सही उपसर्ग है वो हो जाएगा हमारा प्रति। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 88 नंबर। प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प, ओष्ठ से होता है। अगला प्रश्न है हमारा 89 नंबर। मुनींद्र का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे जो है वो दीर्घ संधि दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुनि जोड़ इंद्र, मुनींद्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा 90 नंबर। हलवाई का स्त्रीलिंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हलवाइन। कंप्लीट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 91 नंबर। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो संसद है। तो संसद एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा लिफाफा शब्द है किस देश का? तो जो लिफाफा शब्द है वो एक अरबी शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा 93 नंबर। सम जोड़ सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए। तो सम म जो है वो क्या है? तो वह एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है? तो व्यंजन संधि हो रही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 94 नंबर। गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो गुलर का फूल होना का अर्थ हो जाएगा लापता होना, क्योंकि जो अगर गुलर के पेड़ देखे हैं तो आपको पता हो कि जब फूल आता है तो फूल ऑटोमेटिक गिर जाते हैं और वहाँ पे उसके जगह फल आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 95 नंबर। आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आलोक मतलब होता है प्रकाश। तो इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अंधकार। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 96 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो संयुक्त व्यंजन हमारे 3 होते हैं, छ, त्र और ज्ञ। छ, त्र और ज्ञ, यानी कि यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न। सही वर्तनी का चयन करें। तो सही वर्तनी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो हम लिखते हैं वो ऐ त हर्षिकार ती, ह आकर हा, स हर्षिकार सी आकर ऐतिहासिक। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 98 नंबर। घर आंगन किस समास का उदाहरण है? तो घर आंगन जो है वो हमारा
तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हमारे बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में समास से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो समास, सर्वनाम, संज्ञा, इन सभी को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 99 नंबर, साड़ी का बहुवचन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साड़ियाँ। साड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा? साड़ियाँ, ऊपर चंद्र बिंदु। कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन। मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? यहाँ पे भी के बारे में पूछा है कि वह कौन सा निपात है। तो यहाँ पे देखिए भी जो है वहाँ पे क्या दिया जा रहा है? बल दिया जा रहा है। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलदायक निपात है। तो यहाँ पे आज का हमारा यह वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।